तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव आयोजित किए जाएंगे और 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होंगे। 4 मई और 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को निकाय चुनाव की मतगणना की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी निकाय चुनाव के अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 मई और 11 मई को मतदान किया जाएगा। 13 मई को नतीजे आएंगे। और देखिए, प्रथम चरण में 9 मंडलों में मतदान होगा। पहले चरण में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में वोटिंग, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, ये वो जिले हैं जहां पर 4 मई को वोटिंग होगी। इसके अलावा रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में भी 4 मई को मतदान होगा। और 11 मई को दूसरे चरण का जो मतदान है वो होगा। दूसरे चरण में भी 8 मंडलों में मतदान होगा। मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर 11 मई को वोटिंग होगी। और इसके अलावा गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़ और कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा। इसके अलावा अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ और सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर में 11 मई को वोटिंग होगी। तो कुल 2 चरणों में मतदान होगा। और 4 मई को देखिए मतदान कहां कहां होगा, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 4 मई को यहाँ पर मतदान होगा और दूसरा चरण 11 मई को मतदान होगा। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जानकारी दी गई है। 11 मई को मतदान कहां कहां होगा, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो 4 मई और 11 मई को मतदान होगा। और गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, ये वो तमाम जगह जहां पर 11 मई को मतदान होगा। तो 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत में 11 मई को यानी कि दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा, जिसकी तारीख 11 मई घोषित की गई है। कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात में 11 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण में हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा में दूसरे चरण में मतदान 11 मई को। अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में वोटिंग की जाएगी। तो यूपी निकाय चुनाव में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 मई और 11 मई को मतदान किया जाएगा। 2 चरणों में मतदान। 4 मई को कहां पर मतदान होगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पहले 9 मंडलों में मतदान किया जाएगा और इन 9 मंडलों में शामिल जो तमाम जिले हैं वो कौन कौन से हैं जहां पर 4 मई को मतदान किया जाएगा, ग्राफिक्स में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो 4 मई को ये वो जिले हैं जहाँ पर मतदान किया जाएगा। पहले चरण का मतदान निकाय चुनाव को लेकर।
तो देखिए 4 मई को मतदान कहाँ कहाँ होगा, किन जिलों में होगा, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और निकाय चुनाव के मतदान की घोषणा कर दी गई है। 2 चरणों में मतदान का आयोजन किया जाएगा। 4 मई और 11 मई को मतदान की जो तारीख है वो निर्धारित की गई है। 13 मई को निकाय चुनावों के नतीजे आएंगे। तो देखिए अब से कुछ देर पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसमें ये जानकारी दी गई है 2 चरणों में चुनाव। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कफील जुड़ गए हैं। कफील, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या अपडेट? जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, क्या जानकारियां मिल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, जो निकाय चुनाव की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। अब जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो पंचायत और नगरीय निकाय के लिए जो सार्वजनिक सूचना जारी करनी है वो 10 तारीख को करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक सूचना जो निर्गत करानी है वो 11 अप्रैल को करानी है। इसके बाद जो नाम और निर्देशन पत्रों का क्रय है वो जमा करने की तिथि 11 से लेकर 17 अप्रैल तक है। इसके साथ ही जो नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की दिनांक है वो 18 अप्रैल की गई है। वहीं जो असमर्थ की वापसी होनी है वो 20 अप्रैल है और जो प्रतीक आवंटन करना होगा वो 21 अप्रैल है। और मतदान की तिथि 4 मई और जो मतगणना की तिथि है वो 13 मई। दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 11 मई को होगा। इन सभी जो तमाम प्रक्रिया हैं निकाय चुनाव की, उसका ऐलान आज मनोज कुमार जो आयुक्त हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कर दिया है। अब जो जिम्मेदारी है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की है, जो कि जिला अधिकारी होते हैं। तमाम ज़िलों के जो जिला अधिकारी उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू करा दी जाए। इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त हैं उनका साफ कहना था कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए। जो तमाम एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर हैं उनसे चुनाव आयोग की बात हो चुकी है। उनको निर्देशित किया जा चुका है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। फिलहाल पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आचार संहिता भी उत्तर प्रदेश में लग गई है। किस तरह से क्या काम होने हैं ये तमाम गाइडलाइन चुनाव आयोग ने आज जारी कर दी है। क्योंकि जब आचार संहिता लगती है तो उसके बाद कई ऐसे काम होते हैं जो बिना चुनाव आयोग के परमिशन के नहीं होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक गाइडलाइन भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने वो एडवाइजरी अब सार्वजनिक भी कर दी है। फिलहाल जो 11 मई को चुनाव होने हैं प्रथम चरण के, उसमें 37 ज़िले हैं। इसके अलावा जो दूसरे चरण के चुनाव होने हैं उसमें 38 ज़िले हैं। तो ये तमाम 2 चरणों में निकाय चुनाव होना है। इसके अलावा 13 मई को जो मतगणना है वो होनी है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मतदान की टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी दी गई है? मतदान की जो टाइमिंग है उसको लेकर क्या जानकारी दी गई है? कब से कब तक जो मतदान का जो समय है वो रखा गया है? देखिए मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है। जितने भी नगर निगम हैं वहाँ पर ईवीएम से चुनाव होगा। इसके अलावा जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ पर बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराया जाएगा। तो नगर निगम के जितने ज़िले हैं वहाँ पर ईवीएम से चुनाव होगा। तो चुनाव जो आयुक्त हैं उन्होंने इसकी घोषणा आज कर दी है। इसके अलावा जो तमाम प्रक्रियाएँ हैं वो शुरू हो गई हैं। आदर्श आचार संहिता लग गई है। अब जो तमाम ट्रांसफ़र होंगे वो भी चुनाव आयोग की परमिशन से होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में अब 4 मई को निकाय चुनाव होने हैं और 11 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है। तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वहीं अगर आपको बताएं कि जो अपराधी किस्म के जो दावेदार होंगे उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। जो जिला अधिकारी हैं उनको बता दिया गया है किस तरह के लोग चुनाव लड़ेंगे, किनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को बता दिया गया है। फिलहाल चुनाव आयोग का कहना है कि जल्द वो इसकी एडवाइजरी मीडिया में भी रिलीज़ करेंगे कि क्या
के हों, पार्षदी के हों, इन सभी लोगों की एक जो खर्च उनको करना है, कितना खर्च वो करेंगे चुनाव में, इसकी भी एक जो सीमा है वो तय कर दी गई है, वो बता दी गई है। तो जो तमाम लोग हैं कितना पैसा खर्च करना है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी एडवाइजरी जारी की गई है। जो महापौर पद के प्रत्याशी होंगे उनको 35 लाख रुपए कम से कम खर्च करने का वो किया गया है, उनको इजाज़त दी गई है। इसके अलावा 35 लाख और 40 लाख जो 80 वाट से कम के होंगे महापौर नगर निगम, वहाँ पे 35 लाख, और जो 80 वाट से अधिक होंगे वहाँ पे 40 लाख खर्च करने की अनुमति। काफी ये अधिकतम सीमा है, मतलब इतना ये अधिकतम सीमा है 35 लाख रुपए और 40 लाख रुपए। अधिकतम खर्च की जो सीमा है वो ये है 35 लाख रुपए, जहाँ पर 80 वार्ड है, और 80 वार्ड से ज़्यादा है वहाँ पर 40 लाख रुपए। बिल्कुल, जो 80 वाट से कम, जी बिल्कुल, जो 80 वाट से कम है वहाँ पर 35 लाख, और जो 80 वाट से ज़्यादा है वहाँ 40 लाख। इसके अलावा जो नगर पालिका परिषद है वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे वो जो 40 वाट तक के नगर पालिका होंगे वहाँ पर 9 लाख रुपए अधिकतम रहेगी। इसके अलावा जो 40 वाट से अधिक होंगे वहाँ पर 12 लाख रुपए। इसके अलावा जो नगर पंचायत अध्यक्ष होंगे उनको 2.5 लाख रुपए खर्च करने की, अधिकतम 2.5 लाख खर्च करने की अनुमति दी गई है। वहीं नगर निगम पार्षद जो होंगे वो 3 लाख खर्च कर सकते हैं, और नगर पालिका परिषद के जो सदस्य होंगे वो 2 लाख खर्च कर सकते हैं, और नगर पंचायत के जो सदस्य हैं वो 50,000 खर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक व्यय सीमा जो है उसको भी घोषित कर दी गई कि इतना अमाउंट वो अधिकतम खर्च कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को आज चुनाव आयुक्त ने जारी कर दिया है। अब प्रक्रिया भी पूरी शुरू हो गई है, बस अब इंतज़ार है 4 मई का, क्योंकि लंबे समय से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां थीं, खास तौर से समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये लोग कहीं ना कहीं जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं, और किस तरह से जो नगर निकाय चुनाव है उसमें वार्ड स्तर पे अपनी मजबूती को कायम रखना है, इसको लेकर वो पूरा मंथन कर रहे हैं और पूरा जोर शोर से इस बार चुनाव लड़ने की जुगत में लगे हुए हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है। जिस तरह से विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई है तो उसके भी हौसले काफ़ी मजबूत है। साफ बीजेपी का कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में वो तमाम विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर देगी, और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 80 से 80 सीट जीतेगी। तो बीजेपी ये दावा कर रही है। तो जो तमाम पार्टियां हैं, खास तौर से जो समाजवादी पार्टी है, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनको ये दिखाना होगा कि निकाय चुनाव में उनकी कितनी मजबूती, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं, अब उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। जगह जगह बैनर, पोस्टर पहले से ही लग गए थे, अब और ज़ोर शोर के साथ प्रचार किया जाएगा, क्योंकि अब चुनाव लड़ने का समय आ गया है। कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, जो तमाम लोकल मुद्दे हैं, ख़ास तौर से साफ़ सफाई, नालियों में जो गंदगी होती है, सीवर हो गया, लाइट हो गई, सड़क गलियों में जो खराब रहती है, तमाम मुद्दों पर अगर बात की जाए नगर निगम जितने भी हैं वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि 17 नगर निगमों में ईवीएम के जरिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो करवाई जाएगी। इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत में जो बैलेट पेपर है उसके जरिए चुनाव करवाया जाएगा। क्या इसके पीछे की वजह है? क्या नगर पालिका में भी ईवीएम के जरिए चुनाव करवाया जा सकता था, या फिर इसके पीछे कोई वजह जो है वो बताई गई है? क्योंकि हमने देखा है लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो ईवीएम पे कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करते हुए नजर आती हैं। बिल्कुल, देखिए, जो नगर निगम है वो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं, जो नगर पालिका और नगर पंचायत होते हैं, वहाँ पर बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाता है नगर निकाय का। तो और जो नगर निगम है उसमें इस बार ईवीएम का इस्तेमाल कराया जा रहा है। फिलहाल कई पार्टी हैं, विपक्ष पार्टियां, जो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये फैसला ले लिया है कि जो 17 नगर निगम हैं वहाँ पर ईवीएम से चुनाव कराया
जाएगा। इसके लिए तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि जो नगर निगम में ईवीएम मशीनें उसको सुरक्षित कर ली जाए। कौन सी ईवीएम मशीन मतदान के दिन इस्तेमाल होगी, मतदान के बाद उसको कहाँ रखा जाएगा, कैसे उसकी हिफाजत की जाएगी, किस तरह से सुरक्षा चक्रव्यूह बनाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो जो 17 नगर निगम है वहाँ पर ईवीएम से चुनाव होगा। इसके अलावा जो नगर पालिका और नगर पंचायत है वहाँ पर बैलेट पेपर से कराया जाएगा। ये शुरू से पहले भी, इससे पहले भी जो नगर पालिका और नगर पंचायत है वहाँ पर बैलेट पेपर ही से चुनाव होता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियाँ वो हमेशा इस चीज़ पे जोर देती हैं कि जो भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर के थ्रू हो। तो नगर निगम में फिलहाल ईवीएम से ही चुनाव होगा और जो विपक्षी पार्टियाँ फिलहाल अभी तक उन्होंने इस चीज़ का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है। अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे उस पर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो गया है। अब तमाम पार्टियां इस चीज़ में जुटेंगी कि कैसे निकाय चुनाव जीता जाए और कैसे मजबूती के साथ कफील इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। हमारे साथ झांसी से एसएस झा भी जुड़ गए हैं। एसएस झा, देखिए इंतजार निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कर रहे थे और अब ये इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। 2 चरणों में जो मतदान है वो करवाया जाएगा और इसको लेकर किस तरह का एक जो पहले से ही जो तमाम प्रत्याशी हैं वो किस तरह से तैयारियां कर रहे थे और अब चूंकि निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है तो क्या किस तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं सर झा? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में जैसे घोषणा हालांकि तमाम जो दावेदार हैं वो अभी मैदान में, यहाँ का झांसी का इलाज चौराहा माना जाता है। तमाम लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग चर्चा का विषय बनाने लगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से नगर निगम की बात करें और नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं में जिस तरीके से तमाम लोग हैं वो भी तैयारियों में जुटे हैं। चाहे आपका बलुआ सागर हो, मैदानीपुर हो, समथर हो, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों में आज खुशी देखी जा रही है। लेकिन नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में नगर निगम में जिस तरीके से चुनाव की चर्चा है तो बड़ी जोर शोर होने लगा है। लेकिन फिलहाल आज रात के बाद सुबह तमाम लोगों में एक दूसरे में मिलना शुरू हो गया है। अभी जी बिल्कुल, और 2 चरणों में मतदान जो है वो करवाया जाएगा। ये किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था इसको लेकर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले झांसी के एसएसपी डीएम ने पहले से तैयारी कर रखी है। बीच में जब तैयारियों की बात करें, बीच में चर्चा का विषय बन गया था, चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टी आगे आने लगी थी। लेकिन अब आपकी बात करें तो आज चुनाव की जो घोषणा हो गई है तो तमाम लोग हैं जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, तो एक दूसरे से मिल रहे, मिठाई भी खिला रहे हैं। लेकिन तमाम झांसी की बात करें तो झांसी में ऐसी सीट है, इसलिए तमाम लोगों का थोड़ा मन खट्टा है। लेकिन फिर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो विधायक भी रह चुके हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम यार किसी सीट के चुनाव लड़े। लेकिन ग्राम पंचायतों की बात करें तो वहाँ भी खुशी देखी जा रही है। जी बिल्कुल एसएस झा, देखिए अगर बात की जाए जैसे नगर पंचायत और नगर पालिका को लेकर, हालांकि ये बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जो है वो करवाया जाएगा और नगर निगम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये खबर जो है सामने आ रही है कि वहाँ पर ईवीएम के जरिए चुनाव करवाया जाएगा। लगातार हमने देखा कि ईवीएम को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन क्या ये जो फैसला लिया गया है इसको लेकर किस तरह का एक जो तमाम प्रत्याशी हैं उनमें किस तरह का जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है? देखिए, शहर की बात करें तो शहर में जो चुनाव होता था, ईवीएम पे चुनाव होता था, वो जब गांव देहात की बात करें, जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका की बात करें, बैलेट पेपर से होता था। लेकिन तमाम अन्य पार्टियां हैं तो उनका सिर्फ ये कहना है कि बैलेट पेपर से जो होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जीत होती है अन्य पार्टियों की। लेकिन लोगों का सिर्फ दावा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट मिलता है तो पक्की हम लोग जीत सके। लेकिन आपको जिस तरीके से चुनाव की जो घोषणा हुई है तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सर? अगर बात की जाए तमाम जो प्रत्याशी हैं झांसी की, अगर बात की जाए नगर निगम की बात की जाए, नगर पालिकाओं की बात की जाए, देखिए जैसे ही घोषणा हुई है तो एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ खिलाने लगे हैं। उनके समर्थक तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा होगा।
अब सब एक ही होड़ लगी हुई है। लोगों का सिर्फ एक ही मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट मिलता है तो हमारी जीत पक्की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग भी कहना है कि अगर हमारा मेयर यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं विकास कार्य अच्छे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नगर पंचायत नगर पालिकाओं में जो बैलेट से पेपर होते हैं तो लोगों का कहना है इससे कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों की जीत हो सकती है। जी ऐसे जिस तरह आपने कहा कि अगर बीजेपी से टिकट मिलती है तो जीत निश्चित है, वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के कोई काम किए हैं जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनको पार्टी की टिकट मिलती है तो जीत उनकी निश्चित होगी? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये बात सारे लोग भी जानते हैं कि सत्ता को चुनाव होता है। लोगों का सिर्फ मानना होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह जीत की लहर दौड़ रही है। तमाम भी देख सकते हैं, डिप्टी सीएम कल भी आए थे या डिप्टी सीएम आज भी गए हैं, तमाम लोगों को संबोधित करें, तमाम अपने अपने जैसे ब्राह्मणों को संबोधित करके गए हैं, वो यहाँ कुशवाहों को संबोधित करके गए हैं। तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का हमको टिकट मिलता है तो हमारी जीत पक्की होगी। लेकिन बड़ा होड़ मची हुई है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में इस तरीके का अभी चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं, उनका कहना है कि हमारे संबंध अच्छे हैं, हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सब दावेदारी की बात करें तो बीजेपी की सारे लोग जो हैं तो उनका एक ही कहना है कि अगर बीजेपी टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारी जीत पक्की होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ कानपुर से अवनीश दीक्षित भी जुड़ गए हैं। अवनीश, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, किस तरह की तस्वीरें कानपुर से सामने आ रही हैं? लोगों में किस तरह का उत्साह निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद? निकाय चुनाव की तैयारी के बाद से कानपुर में जो उत्साह था वो अब दुगना उत्साह लोग अब मिल भी रहे हैं और जो प्रत्याशी थे वो सड़कों पर उतर आए हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी देखी गई सभी पूरे शहर के महत्वपूर्ण जो वार्ड है जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में काफी रहे हैं, पार्षद रहे, उन वार्डों में कुछ ज्यादा ही खुशी का माहौल, क्योंकि अब की बार जो पार्षद प्रत्याशी रहे हैं वो पूर्व पार्षदों से पुलिस जाकर टिकट भी मांग रहे हैं और सबसे ज्यादा डिमांड किसी पार्टी की टिकट की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट की हो रही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर समाजवादी पार्टी और थर्ड नंबर पर कांग्रेस का नाम आ रहा है। तो जिला प्रशासन ने हालांकि पूरी तैयारियां पहले से कर रखी थी। नगर आयुक्त कानपुर नगर और जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने बराबर और जिलाधिकारी सब कई चरणों में मीटिंग कर चुके हैं। नगर निगम चुनाव किस तरह संपादित कराया जाए, कानपुर ढंग से किस तरह ड्यूटियां लगाई जाए, जो संवेदनशील बूथ है, जो अतिसंवेदनशील बूथ उनको चिन्हित कर लिया गया था, अब बूथों बनाने काम शुरू हो चुका था। लेकिन बीच में जब स्टे आ गया उसके बाद तैयारी करनी पड़ गई। लेकिन आज एकदम से जो अधिकारी है वो एक्शन मोड में आ गए हैं और बराबर तैयारियों में जुट गए हैं। जो बराबर कहा जाता है तैयारियां अधूरी रह गई, लेकिन तैयारियां पूरी तरह अपने चरण पे पहुंच चुकी हैं और बराबर स्थितियां ये है कि अब अधिकारियों ने अभी से जाकर के जो संवेदनशील बूथ है, जो करना भी कॉन्फ्रेंस के बाद से शुरू कर दिया। जनता में खाता उत्साह, लोग निश्चित रूप से कानपुर के ये अपने जिले की सरकार होती है, तो सुनने का जो दायित्व होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण लोग कहा जाता है कि जो समस्या होती है, छोटी छोटी समस्या, सड़क है, बिजली है, पानी है, नालियां है, जल भराव है, इनकी समस्या के लिए नगर निगम को चुनाव होता है। उन्हीं समस्याओं पे बहुत सारी समस्या होती है, स्वास्थ्य समस्या होती है, नाला नाली की सफाई होती है, अभियंता विभाग होता है, हटवाता है। तो महत्वपूर्ण चुनाव होता है ये नगर निगम का, इसके लिए लोगों को खाता उत्साह देखा जाता है। अवनीश, किसका अगर देखा जाए तो दावा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, दावे तो सभी करते हैं अवनीश, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो किसका दावा जो है वो नगर निगम के लिए ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? बूथ लेवल से लेकर पन्ना लेवल तक के लोग पन्ना प्रमुख तक बनाए गए और पन्ना प्रमुख के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गली गली में जाकर के विकास किया, चाहे टूटी सड़क हो, चाहे बिजली खंभे हो, जल भराव हो या लोग पानी की समस्या हो, हर जगह में भारतीय जनता पार्टी बहुत चढ़कर काम किया है। और यही वजह भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की संख्या में खासा इजाफा हुआ। जो प्रत्याशी बन रहे हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रहे, उनको अपनी दावेदारी पर खतरा न आने लगा। जो हर बार से एक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे 10-10 कार्यकर्ता मैदान पर उतर के आते हैं। जो मंडल प्रभारी थे, कुछ जिला प्रभारी थे, जो वार्ड अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, वो सब दावेदारी पर उतर आए और सबसे मजबूत स्थिति में कोई पार्टी कानपुर नगर में चुनाव लड़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। उनके कार्यकर्ता है जो बूथ लेवल से लेकर पन्ना लेवल से लेकर टॉप लेवल तक इतनी मेहनत कर रहे हैं। घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य उनको लोग घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बराबर लोगों को समझा रहे हैं कि गवर्नमेंट में क्या विकास हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े बड़े विकास हुए थे, लेकिन स्टेट हाईवे बनाए गए थे, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए गए, लेकिन सबसे विकास की बात कर रहे हैं
कानपुर की बात करेंगे विकास की, देखिए एयरपोर्ट नया बना हमारे यहाँ हाईवे नहीं निकाले गए, रिंग रोड निकाली गई, और हमारे यहाँ TSH स्पोर्ट सब बनाया गया, प्रधानमंत्री के दौलतों में शामिल है, ये बनाया गया, कन्वोकेशन सेंटर बनाया गया, कई ऐसी बिल्डिंग्स है और ताल कई बनाए गए, बोट क्लब बनाए गए, कई ऐसी चीजें जो यहाँ के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक सरकार में तो उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबने पूरा करते हुए कई ऐसी चीजें कानपुर नगर को सौगात दी। तो कानपुर नगर को लोग आज कानपुर नगर को पहचान रहे, पर्यटन नगरी में इसको शामिल कराया, इसको राम सर्किट से जोड़ा गया, टूर को जोड़ा गया, तो कई ऐसी चीजें हैं। बराबर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानपुर में बहुत विकास हुआ, और यहाँ के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे कमिश्नर राजशेखर की बात करें, जिलाधिकारी विशाख जी की बात करें, के लिए BC अर्जुन सिंह की बात करें, या नगर आयुक्त श्री सोनालप्पा की बात करें, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे बात करें, तो यहाँ पे जो BP जोगचंद कमिश्नर है और ज्वाइंट कमिश्नर आनंद काकरी, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर पूरे हर मुद्दे पर काम किया। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे दंगे का मामला हो, चाहे NRC से लेकर के अभी तक कार्रवाई की बात हो, बराबर हर मुद्दे पर दंगा भड़काने वाली बात सब बराबर अधिकारियों ने, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलजुल कर काम किया, और यही वजह कानपुर आज अपने आप में एक औद्योगिक नगरी को पुनः स्थापित होने की तरफ अग्रसर है। ठीक है, अवनीश, कफील और SH झा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।